पहली सुर्खी, बीजेपी की पूर्व नेता नूपुर शर्मा के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पत्र याचिका पर अब एक हलफनामा दाखिल किया गया है। अजय गौतम ने नूपुर के समर्थन में 1 जुलाई को चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना को पत्र याचिका प्रेषित की थी। 6 दिन बाद गौतम ने उसी संदर्भ में अन्य कई जानकारियों और दस्तावेजों के साथ हलफनामा भी दाखिल किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर सवाल उठाए गए। हलफनामे में पूछा गया कि ऐसी परिस्थिति में नूपुर शर्मा या इस मसले से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत या अप्रत्याशित होता है तो उसके लिए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेपी परदीवाला को जिम्मेदार क्यों न ठहराया जाए। हलफनामे में आगे कहा गया कि दोनों जजों ने उदयपुर में कन्हैया की निर्मम हत्या के पीछे नूपुर को ही कारण बताया था। साथ ही उन्होंने बिना सुनवाई के ही नूपुर को दोषी मान लिया। एक याचिका नूपुर शर्मा के समर्थन में आई तो एक याचिका उनके खिलाफ भी लगाई गई। याचिकाकर्ता अबू सुहेल ने सुप्रीम कोर्ट में नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। सुहेल के वकील चांद कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 7 जुलाई यानी आज जल्द सुनवाई की गुहार लगाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार के पास जल्द सुनवाई की मांग को लेकर मेंशनिंग की अनुमति दे दी। याचिका में कहा गया कि नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही फैसले में हेट स्पीच पर कार्रवाई की मांग भी की गई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अर्जेंट मानते हुए सुनवाई को तैयार है। वकील चांद कुरैशी के मुताबिक उनकी याचिका पर 11 जुलाई को गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद कोर्ट खुलने के पहले दिन ही सुनवाई हो सकती है। दूसरी सुर्खी भी सुप्रीम कोर्ट से है। न्यूज एंकर रोहित रंजन की तरफ से एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को गलत रेफरेंस में दिखाने के मामले में घिरे हैं। रोहित रंजन की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने याचिका लगाई और कहा कि रोहित रंजन को बीते मंगलवार नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। वेकेशन बेंच की जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की खंडपीठ के सामने इस मसले को उठाया गया। इस पर कोर्ट 7 जुलाई यानी कल सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट ने मामले को लिस्ट कराने के लिए कहा है। अब तक कोर्ट के सामने मौखिक रूप में बात रखी गई थी। लिस्ट कराने के लिए लिखित याचिका दायर करनी होती है जो बाद में करा दी गई। चूंकि कोर्ट के विशेषाधिकार काफी होते हैं तो कोर्ट को जो मामला अर्जेंट लगे उसकी सुनवाई वो पत्र याचिका पर भी कर सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तारी के लिए रोहित की तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम आज भी सुबह करीब 9 बजे एंकर रोहित के गाजियाबाद स्थित निवास पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि आरोपी घर में ताला लगाकर फरार पाया गया, इसलिए फरारी का पंचनामा तैयार किया गया है। यानी छत्तीसगढ़ पुलिस ने एंकर रोहित रंजन को फरार घोषित कर दिया है। अब आगे की स्थिति सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही साफ होगी। तीसरी सुर्खी, भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी दी। बताया कि उसे अग्निपथ भर्ती योजना के तहत 7.5 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए, जो पहले मिले 6,31,528 आवेदनों की तुलना में कहीं ज्यादा है। योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया 24 जून से शुरू हुई और 5 जुलाई को समाप्त हो गई। 14 जून को योजना की घोषणा के बाद लगभग 1 सप्ताह तक इसके खिलाफ कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। विपक्षी दलों ने इसे वापस लेने की मांग भी की थी। पंजाब विधानसभा में तो इस योजना को राष्ट्रहित के खिलाफ बताते हुए प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया था, लेकिन अब रिकॉर्ड आवेदन आ रहे हैं। सिर्फ वायुसेना ने ही अग्निपथ के तहत भर्ती शुरू की है। जब भारतीय सेना और नेवी की भर्तियां आनी शुरू होंगी तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है। वैसे पंजाब का जिक्र कर रहे हो तो बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अगले दिन यानी गुरुवार के रोज शादी करने वाले हैं। इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दी गई और बताया गया कि उनकी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल समेत कुछ खास मेहमान ही इसमें पहुंचेंगे। अगली सुर्खी, देश के सबसे बड़े सरकारी ऑडिटर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा में पेश किया। कैग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 4 साल में केजरीवाल सरकार का कर्ज 7% बढ़ गया। इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2015-16 से लेकर वित्त वर्ष 2019-20 का लेखा जोखा शामिल है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में दिल्ली सरकार पर करीब 32,497 करोड़ का कर्ज था। 4 साल बाद यानी 2019-20 के आखिर में केजरीवाल सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़कर 34,766 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इस तरह आंकड़ों को देखें तो दिल्ली सरकार के कर्ज में मोटामाटी 2,268 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला है। इसी तरह से दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियों में भी पिछले साल की तुलना में 9% से ज्यादा यानी करीब 4,023 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दें, दिल्ली सरकार ओपन मार्केट से कर्ज नहीं ले सकती। दिल्ली सरकार को भारत सरकार ही लोन मुहैया कराती है।
क्या की रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल सरकार पर कर्ज का बोझ तो बढ़ा है, लेकिन दिल्ली सरकार के पास रेवेन्यू सरप्लस है। ये राज्य सरकार के लिए राहत की बात है। 2019-20 में केजरीवाल सरकार का रेवेन्यू सरप्लस 7,499 करोड़ रुपए रहा। ये दिखाता है कि खर्च के हिसाब से दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त पैसा है। कैग रिपोर्ट में सब्सिडी को लेकर भी काफी लंबा चौड़ा लेखा जोखा पेश किया गया। सब्सिडी जो फ्री बिजली और पानी पर दी जाती है, इसमें बताया गया कि दिल्ली सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी पर खर्च बढ़ा है। 2015-16 में दिल्ली सरकार सब्सिडी पर 868 करोड़ रुपए खर्च करती थी, जबकि 2019-20 में सब्सिडी के मद में खर्च बढ़कर करीब 3,593 करोड़ रुपए हो गया। यानी 4 साल में सब्सिडी में 92.38% का इजाफा हुआ है। अगली सुर्खी महंगाई के मोर्चे से है। 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम आज फिर से 50 रुपए बढ़ गए। दिल्ली में अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1,053 रुपए हो गई है। 5 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर 18 रुपए महंगा हो गया, जबकि 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 8.5 रुपए की कमी की गई। मई महीने में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े थे। अब देश के ज्यादातर हिस्सों में सिलेंडर 1,000 रुपए के पार पहुंच चुका है। आखिरी सुर्खी, मुख्तार अब्बास नकवी ने नरेंद्र मोदी सरकार की मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वो अब तक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे। 7 जुलाई को मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह के राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। उससे पहले ही नकवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अपना पद छोड़ा। आज आखिरी बार नकवी कैबिनेट बैठक में शामिल हुए। आज तक के सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों मंत्रियों को विदाई देते हुए कहा कि आप लोगों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाल ही में राज्यसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें जेडीयू ने अपने कोटे के मंत्री आरसीपी सिंह को दोबारा कैंडिडेट नहीं बनाया, राज्यसभा नहीं भेजा था, जबकि बीजेपी ने मुख्तार अब्बास नकवी को दोबारा राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया। और जब वो संसद के सदस्य ही नहीं है तो फिर मंत्री कैसे रहेंगे। तब कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद नकवी रामपुर की लोकसभा का उपचुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल चर्चा है कि पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। वो जिम्मेदारी संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति की भी हो सकती है, संगठन में भी हो सकती है, या फिर कोई और पद। पर ये सब कयास है। बीजेपी में जब तक ऐलान ना हो जाए तब तक किसी भी बात को पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता। आरसीपी सिंह के बारे में भी यही बात कही जा रही थी। पिछले दिनों वो हैदराबाद में नजर आए तो खबर चली कि वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन बाद में कहा गया कि पटकथा ऐसे नहीं लिखी गई है।